नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्जाम पॉइंट में। जैसे कि आपको पता है कि यूके ट्रिपल एससी ने अपना आगामी परीक्षाओं के लिए जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया है। तो आपके पास फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जुलाई में होने वाला है, तथा जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है वो सितंबर में होने वाला है। उसके बाद जो अन्य एसआई और फॉरेस्ट गार्ड जो एसआई और पटवारी लेखपाल है उनका एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है। तो आपके पास 3 से 4 महीने बने बचे हैं। 3 से 4 महीने बचे हैं फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए। 3 महीने बने हैं, 4 महीने भी नहीं। और पुलिस के लिए आपको पास लगभग 4 महीने हैं। तो आप आज से हमने इस यूट्यूब चैनल में, अपने यूट्यूब चैनल में हमने शुरू की है, एक नई सीरीज शुरू की है, मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू की है, जिससे कि आपको जो आगामी जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा जीके में और उत्तराखंड और हिंदी में फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जो पैटर्न है, यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि जो यूके ट्रिपल एससी है वो अपने उस पे लगभग जीके के 30 क्वेश्चन आते हैं, और उनमें जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, ये सभी क्वेश्चन शामिल रहते हैं। तो उसी पैटर्न पे आधारित आज हमने एक मॉक टेस्ट का ये पहला सेट है। तो आप इससे अपनी तैयारी भी मजबूत कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है, आपसे पूछा है। ये कहा जाता है डाउन्स। ठीक है, डाउन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को। और जो यहाँ पे वेल्ड है, ये साउथ अफ्रीका के घास के मैदानों को कहा जाता है। ये अफ्रीका के जो उत्तरी जो गर्म क्षेत्र है, उत्तरी और मध्य अफ्रीका में, वहाँ पे इसको कहा जाता है सवाना। और प्रेरी कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका में, जो अमेरिका और कनाडा के क्षेत्र है वहाँ पे घास के मैदानों को प्रेरी कहा जाता है। तो आपको यहाँ से इसका सही आंसर है, ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है घास के मैदानों को, डाउन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो आपको बताना है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये काटती है लिम्पोपो नदी। ठीक है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। आपको याद रखना है, यहाँ पे मकर रेखा पूछा है। तो मकर रेखा जब भी पूछे कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये लिम्पोपो नदी। और एक भारत की माही नदी है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये है लिम्पोपो नदी। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया। जो एगमार्क होता है, जो जिससे वस्तुओं की गुणवत्ता का पता चलता है, हर चीज़ में एक एगमार्क का आपको निशान दिखता है। तो वो एक गुणवत्ता, वस्तु की गुणवत्ता सही है, इसके लिए ये एगमार्क चिन्ह बनाया जाता है। तो एगमार्क एक्ट कब लागू हुआ था, ये किया गया था 1937 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एगमार्क एक्ट कब लाया गया, 1937। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई थी। तो आपको बताना है कि दूध उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति शुरू की गई थी। ये की गई थी श्वेत क्रांति, यानी कि श्वेत यानी कि दुग्ध क्रांति। तो श्वेत क्रांति के लिए किसका संबंध है, दूध उत्पादन के लिए। और यहाँ पे जो हरित क्रांति है, ये जो अनाज उत्पादन था जिसमें गेहूं और चावल इन सब का उत्पादन हुआ था, तो हरित क्रांति का संबंध था अनाज उत्पादन से। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, दूध उत्पादन, श्वेत क्रांति। और जो दूध उत्पादन, भारत में दूध उत्पादन के जनक किसको माना जाता है, वर्गीज वर्गीज कुरियन को। ठीक है, वर्गीज कुरियन को, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो श्वेत क्रांति इसका संबंध हो गया दूध उत्पादन से। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। जो जो लोक लेखा लेखा समिति होती है भारत के जो संसद में, तो उसमें आपको बताना है कि कितने सदस्य होते हैं। तो उसमें सदस्य होते हैं 15। ठीक है, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या, सॉरी यहाँ पे 22 है, नॉट 15। जो इसमें जो ये टोटल लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है, और उनमें से जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इसमें 15, और राज्यसभा के सदस्य होते हैं 7। तो मिलके हो गया 22। तो आपको अगर पूछा जाए कि लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, 15, और राज्यसभा के 7, और टोटल 22। आपको याद रखना है, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होती है 22। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। जो सीएजी है, ठीक है, सीएजी है, उसका आपको बताना है। तो सीएजी का जो अनुच्छेद है, ये है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति अनुच्छेद के 148 के तहत की जाती है। और वर्तमान में हमारे सीएजी कौन है, ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू है अभी हमारे वर्तमान में सीएजी। अब यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे कि अनुच्छेद 76, यहाँ पे क्या किसका उल्लेख है, यहाँ पे है महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी का अनुच्छेद है 137, जो भारत सरकार का वकील होता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, ये क्वेश्चन आ चुका है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280, और 124 है ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में अनुच्छेद 124 में बताया गया। तो सीएजी के बारे में 148। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी। जो उच्च न्यायालय होता है, किसी भी उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश,
तो यहाँ पे उच्च न्यायालय बोला है, तो ये थी लीला सेठ। लीला सेठ उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। अब यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन होता है फातिमा बीबी। देखो जो फातिमा बीबी था ये सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ न्यायाधीश बनी थी, ठीक है, न्यायाधीश बनी थी, चीफ जस्टिस नहीं बनी थी, मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी थी। ये जो फातिमा बीबी है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला थी, लेकिन लीला सेठ उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। अगर आपसे उच्च न्यायालय बोले तो लीला सेठ, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बोले तो फातिमा बीबी। तो अभी उच्च न्यायालय बोल रखा है, तो इसका सही आंसर है लीला सेठ। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई। तो आपसे पूछ सकता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। कहाँ पे ये की गई थी? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में की गई थी। और किसने की? ये की थी चित्तरंजन प्लस ये जो मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। कहाँ पे? इलाहाबाद में, और 1923, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर, स्टैटिक जीके सारे और करंट अफेयर, इन जो भी एक पूरा पैकेज है, ये मॉक टेस्ट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है? अशांति का जनक किसने कहा है? भारतीय अशांति का जनक तिलक को, जो बाल गंगाधर तिलक को, ये कहा गया है वी सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक किसे कहा है? बाल गंगाधर तिलक को। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? ये कहा गया बाल गंगाधर तिलक, और किसने कहा है? वी सिरोल ने। आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, ये याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब यहाँ पे महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही बार की है 1924 में, ये की है कर्नाटक के बेलगाम, ठीक है, बेलगांव की अध्यक्षता की है। और सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली। और जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन किसने किया था अध्यक्षता? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज, जो इंडियन सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने, ये जो गोपाल कृष्ण गोखले ने, इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। और ये गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के क्या हैं? गुरु हैं। महात्मा गुरु, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पे राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की। आपको ये भी याद रखना है, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, और गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक समाज। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन भी यूके SSC के प्रीवियस एग्जाम आ चुका है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था 1872 में, ठीक है, ये आपको डेट याद रखनी है, 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लागू हुआ था। आगे देखते हैं, ये जो भक्ति आंदोलन था वहां से क्वेश्चन है कि भारत में चिश्तिया सूफी मत किसने स्थापित किया? जो चिश्तिया सूफी मत था वो ये शुरू किसने किया था? आपसे ये पूछा है चिश्तिया, तो ये किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये चिश्तिया समुदाय की स्थापना की थी। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने चिश्तिया सूफी मत की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको बताना है कि हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं, तो छह मूल अधिकार में से जो स्वतंत्रता का मूल अधिकार है वो संविधान के किस अनुच्छेद में स्थित है? ये है अनुच्छेद 19 से 22, ठीक है, 19 से 22 में ही हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये समानता का अधिकार है। 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार, और ये 19 से 22 ये स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपको ये सारे मौलिक अधिकार याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत और कौन लगा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये लगा सकते हैं संसद के दोनों सदन, राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में से कोई भी शुरुआत कर सकता है महाभियोग लगाने की प्रक्रिया पे। तो ये अनुच्छेद 61 के तहत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो आपको अनुच्छेद भी याद रखना है, अनुच्छेद 61, और संसद के दोनों सदन, लोकसभा या राज्यसभा, राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? देखो, कोई भी विधेयक होता है तो वो ये अधिकार किसको है कि वो उस जो विधेयक है उसको धन विधेयक भी बोल सकता है। तो ये अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष किसी भी विधेयक को धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस पे निर्णय कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन है कि संसद का जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। आपको ये भी याद रखना है।
और धन विधेयक का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 108। 108 में, अनुच्छेद 108 में धन विधेयक का उल्लेख है, आपको ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। तो आपको बताना कि जो भारत की राष्ट्रीय आय है इसका प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र कौन सा है? तृतीय क्षेत्रक है। कृषि प्राथमिक क्षेत्रक है, उद्योग द्वितीय क्षेत्रक है, और सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र है। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है तृतीय क्षेत्र है, ठीक है। सेवा जिसमें बैंकिंग, ये परिवहन और ये जो भी कुछ आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र है। आगे देखते हैं, नबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? आपसे ही पूछा है। नबार्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नबार्ड का मुख्यालय ये है लखनऊ में, ठीक है। मुंबई नहीं लगाना है। नबार्ड का मुख्यालय लखनऊ है और नबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में, ठीक है। 1982 में नबार्ड की स्थापना हुई थी। कहाँ? लखनऊ। लखनऊ इसका हेडक्वार्टर है जो लोन देता है, ये लोन देने वाली एक संस्था है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पक्का दिखेगा आपके आगामी एग्जाम में। 2022 का ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? आपको बताना है कि 2022 में जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं कौन से नंबर के? 94 नंबर के एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड दिए गए। तो ये किस फिल्म को दिए गए? ये दिए गए कोडा। कोडा फिल्म को ऑस्कर अवार्ड दिया गया है बेस्ट फिल्म का, ठीक है। कोडा याद रखना। जो एक किंग रिचर्ड है, इस फिल्म के जो एक्टर थे वो थे विल स्मिथ, ठीक है। विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट एक्टर कौन है, ये है विल स्मिथ। और बेस्ट फिल्म है कोडा। आगे देखते हैं, 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? तो आपसे पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता? ये जीता राफेल नडाल ने, ठीक है। राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को हरा के 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। और जो राफेल नडाल है ये कहाँ के हैं? ये स्पेन के। आपसे कंट्री भी पूछ सकता है कि राफेल नडाल किस देश के हैं? ये हैं स्पेन के। और यहाँ पे जो महिलाओं, ये तो पुरुष ने जीता, पुरुष ने राफेल नडाल ने, और महिला में एश्ले बार्टी, ठीक है। एश्ले बार्टी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। इन्होंने महिलाओं में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। अगर पुरुष बोला जाए तो राफेल नडाल और महिला बोले जाए एश्ले बार्टी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों के पास समुद्री तट है? यानी कि समुद्री तट भारत के कितने राज्यों के पास है? ये है 9 राज्यों के पास, ठीक है। 9 राज्यों के पास है। कौन कौन से? गुजरात, मुंबई के बाद गोवा, कर्नाटका, केरला के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड कोलकाता, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। आपको याद रखना है गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इन 9 राज्यों के पास है समुद्री तट रेखा। और इनमें से भी सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अब तट रेखा से क्वेश्चन है कि जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? देखो, ये है तमिलनाडु और यहाँ है आंध्र प्रदेश। तो इन तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश की जो तट रेखा है इसको क्या कहा जाता है? आपसे ये पूछा, ये कहा जाता है कोरोमंडल, ठीक है। कोरोमंडल तट, आपको ये याद रखना है। तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश तक जो ये तट है इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। यहाँ पे है केरला, और केरला के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार, ठीक है। मालाबार। और केरला से गोवा, मुंबई तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है। कोंकण तट कहा जाता है। और आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से उड़ीसा के क्षेत्र को उत्तरी सरकार कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा आपसे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच के तट को क्या कहते हैं? ये कहते हैं कोरोमंडल तट, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? देखो, आपसे पूछ रखा है कि दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत शिखर है वो है अनाईमुड़ी, ठीक है। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे डोटा बेट्टा है, ये नीलगिरी क्या है? पूर्वी, जहाँ से पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं यहाँ पे। तो ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोटा बेटा, लेकिन ये साउथ की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। साउथ की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, आपको याद रखना है। और ये जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोटा बेटा, आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा की सहायक नदी जो नीचे से उत्तर की ओर बहती है। देखो, ये जो गंगा नदी है इसमें एक, देखो यहाँ से तो ये जो यमुना तो आती है, यमुना इलाहाबाद में मिल जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक दक्षिण से उत्तर की ओर आती है, ये है सोन नदी। सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर आकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसका सही आंसर है सोन नदी, जो अमरकंटक से निकलती है। तो गंगा की सहायक नदी जो नीचे से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यह है सोन नदी, ठीक है। और कोसी और यमुना और घाघरा तीनों ऊपर से गंगा में मिलती हैं। तो आपको ध्यान रखना, सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर गंगा में मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको बताना है उज्जैन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? यह है क्षिप्रा नदी के तट पे। और ये क्षिप्रा नदी के तट पे है उज्जैन, और स्वर्ण रेखा पे है जमशेदपुर, ठीक है। जमशेदपुर स्थित है स्वर्ण रेखा पे। तापी नदी पे गुजरात का सूरत शहर स्थित है, ठीक है। और उज्जैन किस नदी पे? क्षिप्रा नदी पे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है। आपको बताना है कि रेगुड़ मिट्टी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है काली मिट्टी को। और काली मिट्टी किसके उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है? ये होती है कपास,
ठीक है। कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी बहुत ज़्यादा प्रयुक्त होती है, तो इसके लिए काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? जो ब्लैक पैगोडा है आपको बताना है कि किस मंदिर को कहा जाता है। ये कहा जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। किसने बनाया था? नरसिंह देव ने, गंगवंश का नरसिंह देव ने बनाया था। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। भगवान सूर्य का मंदिर है और इसे ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये राजस्थान में है। यहाँ पे दिलवाड़ा का ये जैन मंदिर है। तो आपको याद रखना है ब्लैक पैगोडा किसको कहा जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। आगे देखते हैं, कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि लैन का पूर्ण रूप, आपको बताना है कि लैन का पूर्ण रूप क्या है? LAN। तो लैन का पूर्ण रूप है लोकल एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क है लैन का पूर्ण रूप। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वैन होता है, एक लैन होता है, एक वैन होता है। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया, बहुत बड़े एरिया पे। तो वाइड एरिया नेटवर्क वैन को कहते हैं और लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं लैन को। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो आपको बताना है कि एक बाइट में कितने बीट होते हैं। तो ये होते हैं 8 बीट, ठीक है। क्वेश्चन याद रखना। तो एक बीट बराबर 8 बाइट होते हैं, आपको याद रखना है। 8 अगर ऐसे भी पूछ सकता है कि 8 बीट में कितने बाइट होते हैं, तो 1 बाइट, ठीक है। तो 8 बीट बराबर 1 बाइट या 1 बाइट बराबर 8 बीट। तो इसका सही आंसर है 8 बीट। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, ठीक है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये उपभोक्ता अधिकार दिवस याद रखना है। अब यहाँ पे एक 8 मार्च है, तो यहाँ पे मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन डे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। तो इस वीडियो में हमने पूरे 30 क्वेश्चन को देखा। तो ऐसे ही हम अगले आपके पास सीरीज पूरी लाते रहेंगे जो 30 क्वेश्चन, क्योंकि 30 क्वेश्चन आने हैं, उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं और 10 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग के आने वाले हैं और 20 क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं। तो इस 30 क्वेश्चनों को आज हम इसी फॉर्मेट पे पढ़ेंगे, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।